पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन एशिया के किसी देश से नहीं आई है जो हॉर्मूज बंद होने की वजह से तेल की किल्लत जूझ रहा हो। ये तस्वीर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देश की है, जो एक वक्त पूरे यूरोप और फिर हिंदुस्तान को गैस और तेल सप्लाई कर रहा था। हम रूस की बात कर रहे हैं। रूस हर दिन 7 से 8 मिलियन बैरल क्रूड एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया जितना तेल एक साल में खर्च करती है, उसका 11 से 12% रूस से ही आता है। तो जो देश दुनिया को तेल बेचता है, खुद उसके घर में तेल की कमी क्यों हो रही है? वजह यूक्रेन है। ईरान पर ट्रंप नेतन्याहू के हमले से सबक लेते हुए यूक्रेन ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है। उसे समझ में आ गया है कि एनर्जी इंफ्रा को टारगेट करके दबाव को उस लेवल पर पहुंचाया जा सकता है जहां उसे सहना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाए। ये तेल की किल्लत से पैदा हुआ दबाव ही था कि वेस्ट एशिया में जंग आखिरकार रुकी। तो यूक्रेन ये ट्रिक अपने यहां आजमा कर देख रहा है। जब ईरान, इजरायल और अमेरिका फारस की खाड़ी में उलझे हुए थे, तब यूक्रेन चुपचाप रूसी रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा था। बीच बीच में खबरें भी आती थीं कि मॉस्को का आसमान में धुआं भर गया, लेकिन चूंकि दुनिया का ध्यान तब कहीं और था, तो इन खबरों को उतना ट्रैक्शन नहीं मिला। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन ने बीते 6 महीनों में कम से कम 26 रिफाइनरीज को निशाना बनाया है और कम से कम 50 बड़े हमले किए हैं इन रिफाइनरीज पर। पिछले हफ्ते ही यूक्रेन ने रूस की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था, जिससे वो पूरी तरह ठप पड़ गई। ये नॉर्थ सी रिफाइनरी थी। रूस के पेट्रोल प्रोडक्शन में इस रिफाइनरी का दूसरा नंबर आता है। इसी तरह के हमलों में रूस की करीब 25% रिफाइनिंग कैपेसिटी किसी न किसी तरह से प्रभावित हो गई है। इसलिए हमने शुरू में जो एक तस्वीर दिखाई, रूस में दर्जनों जगह ऐसी हालत बनी है। रॉयटर्स का दावा है कि 12-12 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है पंप पे। कई जगहों पर पेट्रोल डीजल खरीदने पर एक कैप भी लगाया गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हो रही है, जिन्हें बड़ी मात्रा में तेल चाहिए होता है। टैक्सी ड्राइवर्स का बुरा हाल है। अब ये सारी बातें केवल अगर वेस्टर्न मीडिया में ही छप रही होती तो रूस और उसके एलाइज इसे वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर सकते थे। लेकिन रूस की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पहली बार व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस समस्या को कबूल किया है। 28 जून को पुतिन मॉस्को में अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग में पुतिन ने न केवल पेट्रोल डीजल की कमी को स्वीकारा, बल्कि ये भी कबूला कि यूक्रेन के हमलों की वजह से ही ऐसा हो रहा है और इससे ड्राइवर्स और बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा है। पुतिन ने ड्राइवर और दूसरे धंधों की तो चिंता की, लेकिन वो किसानों का नाम लेना भूल गए। रूस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स में से है। गेहूं, जौ, मक्का, वेजिटेबल ऑयल, ये सब दुनिया रूस से खरीदती है ना। रूस एक्सपोर्ट करता है। चाइना, तुर्की, बांग्लादेश, अल्जीरिया, नाइजीरिया और अफ्रीका के कुछ दूसरे गरीब मुल्कों में ये सब सप्लाई किया जाता है। भारत भी रूस से $2 बिलियन से ज़्यादा के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदता है। 2023-24 में भारत ने रूसी अनाज का आयात 22 गुना बढ़ाया भी था। इस पूरी उपज के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ये सब हैवी मशीनरी चाहिए होती है। ये सब डीजल पर चलती है। डीजल की किल्लत अगर लंबी खिंचती है तो रूसी कृषि उत्पादन पर भी फर्क पड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो एक्सपोर्ट भी अफेक्ट हो सकता है। अल जजीरा ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि जुलाई अगस्त में फसल कटाई का सीजन वहां आने वाला है, यानी रूस के पास बहुत वक्त नहीं है। अगर कटाई तक तेल आपूर्ति बहाल नहीं होती है तो बड़ी दिक्कत में वो फंस सकता है। यानी यूक्रेन की स्ट्रेटेजी को तात्कालिक सफलता तो मिल रही है, लेकिन रूस के साथ साथ इससे दूसरे देशों को भी दिक्कत आने की आशंका पैदा हो रही है। इसलिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि रूस को एक बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि रूस हिंदुस्तान से भी गैसोलीन यानी पेट्रोल खरीद रहा है। इसलिए आज के शो में हम रूस के ऑयल क्राइसिस पर बात करेंगे, जानेंगे यूक्रेन कितना सफल हो रहा है इसमें और इसका क्या असर रूस पर पड़ सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 4 साल 4 महीने हो चुके हैं यूक्रेन में जंग शुरू हुए। रूस का जो हमला है, इन 4 सालों में रूस का पलड़ा शुरुआत से भारी रहा। अमेरिका के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने इस साल फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में CSIS ने बताया कि इन 4 सालों में यूक्रेन की जमीन पर रूसी कब्जा 12% बढ़ गया। 4 साल में रूस ने यूक्रेन की 75,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है।
जितना हिंदुस्तान में असम स्टेट है, लगभग लगभग ये उतना होता है। और यूक्रेन ने रूस की कितनी जमीन कब्जाई है बदले में? ऑलमोस्ट नील। मार्च 2025 में यूक्रेन ने रूस के कर्स्क इलाके पर हमला किया था। मिड अप्रैल तक यूक्रेन ने क्लेम भी किया कि हमने पूरे कर्स्क रीजन को कब्जा लिया, लेकिन चंद महीनों में ही रूस ने वो जमीन वापस हासिल कर ली। यूक्रेन कुर्स्क पर कब्जा करके ये चाह रहा था कि रूस से इस जमीन के टुकड़े के बदले अपनी जमीन छुड़वा ले, बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर ले, लेकिन रूस ने समझौता होने से पहले बाय मिलिट्री मीन्स वो जमीन वापस ले ली। तो इन 4 साल की जंग में बड़ा लॉस यूक्रेन का हुआ है और इसी वजह से यूक्रेन ने 4 साल में कम से कम 4 बार अपनी स्ट्रेटेजी को बदला भी है और उसी के नतीजे में अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, खास तौर पर ऑयल रिफाइनरीज को। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूक्रेन अपना चुका है, आपको बता देते हैं। यूक्रेन की पहली स्ट्रेटेजी थी रूसी फौज को रोकना, उनको होल्ड करना। इसलिए शुरुआती 7-8 महीनों तक यूक्रेन का लगभग हर हमला सीधे युद्ध के मैदान पर ही हुआ। कीव के बाहर होस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूसी फोर्स को ब्लॉक किया गया। बूचा, इरपिन और चेर्निहिव में रूसी टैंक पर घात लगाकर हमले किए गए। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस का एक लगभग 70 किलोमीटर लंबा काफिला बढ़ रहा था। इसे ड्रोन्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और तोपखाने से बार बार टारगेट किया गया। मकसद इसका बड़ा क्लियर था, रूस के सैनिकों, टैंक्स और जो उनका मिलिट्री हार्डवेयर है उसे इतना नुकसान पहुंचा देना कि वो कीव जाने से पहले रुके। यूक्रेन ने किसी तरह कीव को तो बचा लिया, आज भी कीव में यूक्रेन का ही झंडा लहरा रहा है, लेकिन रूस ने धीरे धीरे यूक्रेन की जो ईस्टर्न बॉर्डर्स है वहां से अंदर आना जारी रखा, जमीन उनके कब्जे में जाती रही। जब यूक्रेन को लगा कि सिर्फ टैंक्स उड़ाने से, इन हैरेसमेंट अटैक से हम लड़ाई नहीं जीतेंगे, तब उसने रूस की सप्लाई लाइंस और लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाना शुरू किया। इसकी शुरुआत आप मान सकते हैं अक्टूबर 2022 में, जब कर्च ब्रिज पर हमला होता है। यही पुल रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। आप जानते हैं क्रीमिया आइलैंड है, पेनिनसुलर जगह है, रूस से सीधा कनेक्शन उसका नहीं था, तो इसीलिए कर्च ब्रिज बनाया गया और इस पर रेलवे लाइन भी है, रोड भी है। इसी रास्ते से टैंक्स, गोला बारूद और फ्यूल दक्षिणी मोर्चे तक पहुंचता है जो यूक्रेन के अंदर है, जो रशियन सप्लाई है उसको। इसके बाद जुलाई 2023 में इस पुल पर ड्रोन से फिर से हमला हुआ। फिर यूक्रेन ने क्रीमिया में एक सेवास्तोपोल बेस है, नेवल बेस है, पहले यूक्रेन का हुआ करता था, अब रूस का है, उस पर कई हमले किए। क्यों? क्योंकि यहाँ रशिया की ब्लैक सी फ्लीट खड़ी रहती है। सितंबर 2023 में सेवास्तोपोल शिपयार्ड पर हुए हमलों में एक सबमरीन और एक लैंडिंग शिप को भारी नुकसान पहुंचा था। यानी अब निशाना सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि उन्हें हथियार और फ्यूल पहुंचाने वाला पूरा नेटवर्क बन गया था। इसमें कुछ सफलता यूक्रेन को मिली, लेकिन इससे भी रूस का उतना नुकसान नहीं हुआ कि वो कैंपेन रोक दें। इसलिए यूक्रेन ने तीसरी बार स्ट्रेटेजी बदली। अब उसने रूस के पावर हाउस, सब स्टेशंस, ट्रांसफार्मर्स को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। रूस के मिलिट्री बेस को बिजली देने वाले ग्रिड्स को निशाना बनाना शुरू किया, क्योंकि अगर पूरे पावर प्लांट को उड़ाना मुश्किल हो तो उससे जुड़े सब स्टेशंस को हिट करके भी पूरे इलाके की बिजली काटी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एनरहोदर में देखने को मिला, जब जून 2024 में यूक्रेनी ड्रोन्स ने वहां एनर्जी इंफ्रा को नुकसान पहुंचाया, ट्रांसफार्मर्स को, पावर लाइंस को, पावर हाउस को। इसके बाद शहर के बड़े हिस्से की बिजली चली गई थी। अब जो ये स्ट्रेटेजी थी रूस भी अपना रहा था। क्या वजह थी? क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ठंडे प्रदेश है, वहां के लोगों को सर्वाइव करने के लिए अपने घरों को गर्म करना पड़ता है, उसके बिना गुजारा नहीं है। या तो गैस से करेंगे या तो बिजली से करेंगे, हीटर और गीजर चलते हैं। इसलिए खास तौर पर ठंड के दिनों में एनर्जी इंफ्रा पर हमला किया जाता है, ताकि ठंड में ठिठुरती जनता का मोराल टूटे और वो अपनी सरकार को ब्लेम करे। लेकिन लड़ाई के मोर्चे पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिला। जब ये 3 स्ट्रेटेजीज उतनी सफल नहीं रही जितना यूक्रेन ने सोचा था, तब यूक्रेन ने फिर रूस में ऑयल रिफाइनरीज को हिट करना शुरू किया, जहां से रूस को जंग लड़ने के लिए पैसा मिलता है। जैसे हमने शुरू में बताया, रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। सऊदी अरब से थोड़ा ही पीछे है, नहीं तो दूसरे नंबर पर होता। नंबर 1 कौन है? यूएस। जंग से पहले यूरोप रूस का बड़ा ग्राहक था, लेकिन यूक्रेन पर हमला होते ही रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध लग गया। यूरोप ने अपनी दुकान बदल ली, वो वेस्ट एशिया चले गए और रूस के पास बल्क बायर बचा सिर्फ चीन। चीन वो देश है जो आज खड़ा है वहां जहां वो किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन सैंक्शन को धता बता सकता है और किसी की हिम्मत नहीं कि चीन को कुछ कह दे, वो किसी का ऑर्डर लेता नहीं है। चीन से इतर ग्राहक जो हैं रूस के लिए तेल के मामले में,
वहां बहुत किंतु परंतु का सामना करना पड़ता है। जैसे भारत रूसी तेल तभी ले पाता है जब अमेरिका का मूड ठीक रहे। उस खरीद में भी यूरोप और अमेरिका का लगाया प्राइस कैप काम करता है कि रूस इस दाम के ऊपर तेल नहीं बेच सकता। यहीं से वो डिस्काउंट आया था जिसकी भारत में बड़ी चर्चा थी कि हमने रूस से सस्ता तेल ले लिया। बाइडेन के दौर में भारत को हिंट किया गया था, नजी किया गया था कि आप वेस्ट एशिया का तेल छोड़ दीजिए, रूसी तेल लीजिए ताकि यूरोप फारस की खाड़ी से तेल ले सके। फिर जब ट्रंप आए तो उन्होंने भारत पर यही रूसी तेल खरीदने के लिए पेनल्टी लगा दी। उन्होंने कहा कि हम जंग को फंड कर रहे हैं यूक्रेन में। भारत ने इस तेल की प्रोसेसिंग के लिए करोड़ों लगाकर अपनी रिफाइनरीज में बदलाव किए थे, लेकिन ट्रंप के गुस्से से बचने के लिए रूसी कच्चे तेल का आयात कम किया गया। इंडियन कंपनीज को ट्वीट करके कहना पड़ा, सोशल मीडिया पर डालना पड़ा कि हम रूस से तेल नहीं ले रहे हैं। जब फरवरी 2026 में ट्रंप ने ईरान पर हमला किया और दुनिया फिर से एक ऑयल शॉक की तरफ बढ़ने लगी, तो अमेरिका ने फिर रूसी तेल की खरीद की परमिशन दी कि आप इतने से इतने तारीख तक के जो स्टॉक्स फ्लोट कर रहे हैं समंदर में ऑलरेडी, उनको ले सकते हैं। भारत ने एक बार फिर रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया। जून 2026 में भारत ने जितना कुल तेल खरीदा कच्चा तेल, उसका 50% आधा रूस से ही आया था। तो आप देख रहे हैं कि भारत जैसा एक बड़ा देश भी रूस से क्रूड खरीदने के मामले में एक कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं रख पा रहा है। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझें कि चीन को अगर आप छोड़ दें तो रूस के लिए खुले बाजार में पक्का खरीदार खोजना, जिसके साथ लंबे समय तक धंधा किया जा सके, प्रिडिक्ट किया जा सके, मुश्किल है। अब चूंकि रूस का मेन एक्सपोर्ट ही क्रूड और पेट्रोकेमिकल है, रूस किसी तरह धंधे में बने रहने की कोशिश कर रहा है। उसने अवैध क्रूड कैरियर्स का एक पूरा बेड़ा तैयार कर लिया है, टैंकर्स का, और ये रूसी क्रूड को दुनिया को सप्लाई करते हैं। इसे कहा जाता है शैडो फ्लीट। ये जहाज अपने ट्रांसपॉन्डर बंद करके काम करते हैं और इन पर काम कर रहे जहाज जिनमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी भी हैं, इस रिस्क के साथ काम करते हैं कि वो जो कर रहे हैं टेक्निकली वो स्मगलिंग है। रूस रोजाना औसतन 7 से 8 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल निकालता है। जंग के बाद इसमें कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन 2023 के बाद से रूस ने ऑफिशियल आंकड़ा देना बंद कर दिया है ताकि दुनिया ये नहीं समझ पाए कि उनका क्रूड जा कहाँ रहा है। लेकिन इतना हम जानते हैं कि जंग के पहले ये आंकड़ा 9 मिलियन बैरल पर डे तक के जाता था। इसका अधिकांश हिस्सा रूस एक्सपोर्ट ही करता है ना। देश बहुत बड़ा है, वो ठंडा देश है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पॉपुलेशन उसकी बहुत कम है, इसलिए वो क्रूड एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इससे रूस की सालाना कमाई लगभग $150 बिलियन के पार जाती है। ये कमाई रूस के जीडीपी में लगभग 15 से 20% का योगदान देती है। जब हॉर्मुज बंद होने से वेस्ट एशिया का तेल मार्केट से गायब हुआ तो बाकी तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी। कुछ एक हफ्ते तक दोगुने दाम पर तेल बिका है और इससे रूस की कमाई बढ़ी है। इसी जंग के चलते, जैसा हमने पहले बताया, भारत जैसे देशों को फिर से रूसी तेल खरीदने की छूट मिली, तो रूसी क्रूड का एक्सपोर्ट भी थोड़ा बढ़ा। फिर पुतिन के अपने मुल्क में तेल की कमी कैसे हुई, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन रूस की रिफाइनरीज पर हमला कर रहा है। रिफाइनरी वो जगह होती है जहां ऑयल फील्ड से जो तेल निकला है उसको एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ वगैरह बनता है, एलपीजी भी निकलती है। आज रूस में लगभग 30 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं। छोटी मोटी रिफाइनरीज को अभी आप जोड़ेंगे तो 80 के पार इनकी संख्या चली जाती है। औसतन ये रिफाइनरीज 40 से 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल को रिफाइन कर देती हैं। इसका एक हिस्सा रूस घरेलू उपयोग के लिए रखता है, बाकी जो रिफाइंड पेट्रोल, डीजल और जो दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ क्रूड के एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। ब्राज़ील, तुर्की, अफ्रीका के कुछ और देश भी हैं जो रूस से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं सीधे। यानी रूस पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल बनाता है, खुद भी इस्तेमाल करता है और बेचता भी है। यूक्रेन अप्रैल 2026 से रूस की इन्हीं रिफाइनरीज को हिट कर रहा है। रूस की ये ऑयल रिफाइनरीज जो हैं यूक्रेन की रेंज के अंदर पड़ती हैं। वेस्टर्न रशिया की हम बात कर रहे हैं। रूस की कुछ बड़ी ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज साइबेरिया और पूर्वी रूस में भी मौजूद हैं, जो यूक्रेन से 2,500 से 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हैं। यूक्रेन के लिए इनको हिट करना मुश्किल है, लेकिन वो यदा कदा इनको भी हिट कर रहा है। लेकिन इनकी बनिस्बत जो वेस्टर्न रशिया में ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट करना यूक्रेन के लिए ईजी है। इसलिए मॉस्को रीजन में मौजूद ऑयल रिफाइनरीज पर ज़्यादा हमले हुए हैं। मॉस्को के पास हमला करने से एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है कि जब राजधानी के आसपास बना इंफ्रा सुरक्षित नहीं है तो बाकी रूस का क्या हाल होगा। फरवरी 2026 से मई 2026 तक यूक्रेन ने कुइबिशेव रिफाइनरी,
स्लावायांस्क रिफाइनरी और यारोस्लावल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। इन हमलों का असर केवल आग लगने तक सीमित नहीं है, कई रिफाइनरीज को हफ्तों और महीनों तक के लिए बंद करना पड़ा, प्रोडक्शन ठप हो गया है। मई के बाद से रूस में पेट्रोल प्रोडक्शन घरेलू खपत से नीचे हो रहा है, यानी जितना उनको अपने लिए चाहिए उतना नहीं बना पा रहे हैं। डीजल के मामले में प्रोडक्शन खपत के लगभग बराबर है। तो जो सिस्टम एक्सपोर्ट मार्केट के हिसाब से उस वॉल्यूम में प्रोडक्शन करता था, अभी घरेलू खपत को पूरा कर नहीं पा रहा है, जूझ रहा है। एपी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जून के आखिर में रूस के लगभग आधे पेट्रोल पंप्स पर गैसोलीन यानी पेट्रोल की कमी थी। रूसी अधिकारी कह रहे हैं कि यह समस्या जमाखोरी की वजह से हो रही है, क्योंकि लोगों में एक पैनिक भी है। ऑम्स रीजन में बड़ी गाड़ियों के लिए अब 40 लीटर की लिमिट तय कर दी गई है इन अ सिंगल परचेज। उससे ज्यादा पेट्रोल भरवाने पर रोक है। अब पुतिन ने इस प्रॉब्लम को स्वीकार तो किया है अधिकारियों से मीटिंग में, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यह समस्या टेम्पररी है। उनका कहना है कि रूस में पेट्रोल डीजल के भंडार में पिछले साल की तुलना में सिर्फ 4% का डिप आया है। एपी को एक जानकार ने यह भी बताया कि रूस में पेट्रोल की बहुत बड़ी कमी है नहीं, इसका जो स्टोरेज है अलग अलग जगहों पे है, बहुत सारा स्टोरेज इन्होंने ईस्ट में कर रखा है, जिस वजह से पॉपुलेशन सेंटर्स तक उसे पहुंचाने में कुछ दिक्कत आ रही है। बात जो भी हो, सच्चाई यह है कि पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग रही है। लिमिटेड पेट्रोल दिया जा रहा है, 12-12 घंटे पेट्रोल लेने के लिए लोगों को कतार में लगना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पुतिन ने डीजल पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाया है। रूस में पहली बार पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रूबल प्रति लीटर से ऊपर भी गई। आमतौर पर रूस में पेट्रोल 63 से 66 रूबल प्रति लीटर होता है, 80-85 रुपए। ये 125 से 140 रूबल प्रति लीटर भी बिका है। इससे एक बड़ी अजीब दिक्कत पैदा हुई। रॉयटर्स के मुताबिक रूस में कई पेट्रोल डिस्पेंसर दाम के दो ही आंकड़े दिखाते थे। ऑयल रिच नेशन है तो उनके डिस्पेंसर्स पर जो दाम है इकाई और दहाई में ही था। अब जब अचानक पेट्रोल की कीमत 3 आंकड़ों में चली गई, सैकड़े के पार, तो डिस्पेंसर पर वो दाम फीड ही करने का ऑप्शन नहीं था। तो कुछ दिक्कत इस वजह से भी हुई। रूस के लिए चुनौती दो तरफा हो गई है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल डीजल की तो कमी है, पब्लिक के मोराल पर असर पड़ जाएगा अगर ये खिंच जाता है तो। और जब घरेलू खपत के लिए पेट्रोल नहीं है तो एक्सपोर्ट आप नहीं कर पाएंगे, रूस के खजाने पर भी असर पड़ेगा। तो रूस क्या कर रहा है इस समस्या से निपटने के लिए? बड़ी ऑयल रिफाइनरीज के पास डिफेंस सिस्टम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में हमलों से बचा जा सके। बीते दिनों मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमलों के दौरान एक बड़ी ड्रामेटिक फुटेज सामने आई थी, जिसमें एक टैंक में धमाका हुआ, ढक्कन उछल गया। यह धमाका एक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की चलाई मिसाइल से हुआ था, जो ड्रोन की जगह स्टोरेज टैंक पर जाकर लग गई थी। एक मिसफायर था। यानी रूस ड्रोन हमलों से बचने के लिए मिलिट्री हार्डवेयर तैनात तो कर रहा है, लेकिन यहां दो चैलेंजेस हैं। क्या? रूस और यूक्रेन दोनों के पास ड्रोन वॉरफेयर का अब बढ़िया अनुभव आ गया है। दोनों ने इससे बचने के लिए अलग अलग तरह की तरकीबें भी ईजाद की हैं। सॉफ्ट किल मेजर्स हैं, हार्ड किल मेजर्स हैं, लेकिन ये हार्डवेयर और स्किल अभी मैच्योर हो रही है और रूस को चुनना पड़ रहा है कि वो इन डिफेंसिव सिस्टम्स को कहां कहां तैनात करें। बहुत बड़ा मुल्क है। यूक्रेनी मोर्चे पर तैनात करें, क्रेमलिन जैसे हाई सिक्योरिटी जोन्स पर तैनात करें, या रिफाइनरीज और एयरपोर्ट्स जैसे क्रिटिकल इंफ्रा पर तैनात करें। फिर यह भी सच है कि ड्रोन्स का पक्का इलाज एग्जिस्ट ही नहीं करता है आज की दुनिया में। तो अरबों डॉलर के रडार वेस्ट एशिया में लगे थे। आप देखिए गल्फ नेशंस में क्या हुआ। लंबी दूरी से आने वाले ड्रोन्स की पहचान करने में ये चूकते हैं अक्सर, और खासकर स्वाम अटैक्स जब होते हैं, जब बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ आते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो जाते हैं। मतलब ढेर सारे ड्रोन्स एक साथ आए तो एयर डिफेंस होते हुए भी हमला कामयाब हो जाता है। यही वजह है कि रूस के लिए यह विषय एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। अब जब पेट्रोल डीजल की कमी हो ही गई है, तब रूसी अधिकारी लोगों से जमाखोरी न करने की अपील कर रहे हैं। पेट्रोल पर लिमिट लगाई गई है। फिर रूस की सरकार कई देशों से पेट्रोल डीजल मंगवा भी रही है जो उनके दोस्त हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि रूस ने हिंदुस्तान से पेट्रोल मंगवाया है। अब तक 60,000 टन पेट्रोल हिंदुस्तान से रूस को भेजा गया है। ये रिपोर्ट किया रॉयटर ने। ये एग्जैक्टली अभी क्लियर नहीं है कि किस इंडियन रिफाइनरी ने रूस को ये गैसोलीन बेचा, पेट्रोल बेचा, लेकिन बेचने की बात तो अब आ गई है बाहर। लोग पूछ सकते हैं कि भाई यही महंगा बिक रहा है तो उनको क्यों दे रहे हैं? तो दर्शकों को जानना चाहिए कि रूस की तरह हिंदुस्तान भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक नेट एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है घरेलू खपत से बहुत है, तो हम बेचते रहते हैं। भारत के अलावा बेलारूस और कजाकिस्तान से भी रूस ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, ऐसी खबर है। कजाकिस्तान से 50,000 टन पेट्रोल रूस जा चुका है। रूस में
रिफाइनरियों की मरम्मत भी चल रही है, लेकिन जंग की वजह से करना मुश्किल हो रहा है। उनको पार्ट्स मंगाने में वैसे भी दिक्कत आती है, स्पेशली जहां वेस्टर्न हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत उनको पड़ती है। तो यूक्रेन अगर इसी तरह हमले जारी रखता है तो रूस को घरेलू मोर्चे पर कुछ स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है। लेकिन क्या जंग के मोर्चे पर इसका असर पड़ेगा? जवाब है नहीं। पुतिन की फौजें यूक्रेन में जितने अंदर तक घुसी हुई हैं और जिस स्तर की मोर्चेबंदी वहां हो गई है, रूस को पीछे धकेलने में यूक्रेन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ रिफाइनरीज पर अटैक से ये नहीं होगा। हाँ, घरेलू मोर्चे पर कुछ पैनिक हो सकता है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग वैसे ही चलेगी। ईरान के खिलाफ जंग शुरू हुई तो ऑयल का प्राइस बढ़ा, इससे रूस ने खूब कमाई की है और जंग के मोर्चे पर भी रूस को कुछ बढ़त मिल ही रही है। तो यूक्रेन का इन हमलों को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? जो ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि पुतिन से मीटिंग करके जंग का फैसला करो, उनका इन अटैक्स के पीछे क्या एंगल है, इस पर अभी चर्चा कुछ दिन चलेगी। क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की को लगता है कि वो इन हमलों के बाद पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर पाएंगे, तो उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो सीन देखना चाहिए जिसमें दरोगा कहता है, सर आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। इसी नोट पर हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।